आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं HLFT-42 के बारे में। HLFT-42 जिसको हम हिंदुस्तान लेडियन फाइटर के नाम से जानते हैं, ये बेसिकली एक नेक्स्ट जनरेशन ट्रेनर एयरक्राफ्ट तो होने ही वाला है। ये हम लोग भी जानते हैं, लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि ये सिर्फ एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट बन के नहीं रहेगा, बल्कि कॉम्बैट रोल में इसका यूज किया जाएगा। शुरुआत में सिर्फ थियोरेटिकली ये चीज़ें सामने आ रही थी और बताया जा रहा था कि इसका यूज़ जो है वो कॉम्बैट ट्रेनिंग में हो सकता है, लेकिन अब जो चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हाल ही में एक तस्वीर सामने आई है जहां पर HLFT-42 का एक कॉन्सेप्ट सामने रखा गया है। और ये कॉन्सेप्ट देखने में बेसिकली हमें एयर टू एयर कॉन्फ़िगरेशन में कैसा यह दिखेगा उसकी एक झलक दिखाता है। अगर आप HLFT-42 के इस कॉन्सेप्ट को देखें तो यहाँ पर इसके पास जो पोटेंशियल है वो 10 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को कैरी करने का है। यानी कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि जो बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट है उसमें भी इसको यूज़ किया जा सकता है। हालांकि अभी ये HAL की तरफ से इंटरनली फंडेड प्रोग्राम है। इसके एग्जैक्ट टाइमलाइन को लेकर हम फिलहाल तो कोई डिस्कशन करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इसको 2029 से 30 तक वास्तविकता का रूप दे दिया जाएगा। और इंडियन एयरफोर्स भी इनिशियली इसको लेकर काफ़ी इंटरेस्टेड नज़र आती है। गौर करने वाली बात एक यहाँ पर यह भी है कि HLFT-42 को लेकर के जो इस समय सरकार की योजना है वो भी इसी तरफ इंगित करती है कि ये बड़ी संख्या में लिए जाएंगे। अब अगर हम पूर्व की रिपोर्ट में नजर डालें तो पूर्व की रिपोर्ट में जब HLFT-42 को एरो इंडिया में दिखाया गया था तो उस समय कंफर्म किया गया था कि इसके तकरीबन हमें 4 अलग अलग वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। पहला जो वेरिएंट होगा वो एक डेडिकेटेड ट्रेनर एयरक्राफ्ट होगा। दूसरा वेरिएंट जो होगा वो ट्रेनर के साथ साथ लाइट अटैक रोल में हमें दिखाई पड़ेगा। तीसरा वेरिएंट जो होगा वो एक फुल फ्लेज मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा। और चौथा वेरिएंट एक ऑम का हो सकता है, यानी ऑप्शनली मैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो कि मुख्यतः PVR एंगेजमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और कॉन्टेस्ट स्पेस में जाकर के एनिमी के जो रडार सिस्टम है उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। खैर, इस समय HLFT-42 की स्पेसिफिकेशन पे अगर हम नज़र डालें तो इस प्रोग्राम में हमें कहीं ना कहीं जो हमें HF-24 मारुत का DNA है वो देखने को मिलता है, क्योंकि HLFT-42 के डिज़ाइन फैक्टर पर अगर हम नज़र डालेंगे तो इसका जो फ्रंट सेक्शन है वो कहीं ना कहीं आपको HAL के मारुत एयरक्राफ्ट की याद दिलाता है। लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स और एवियोनिक्स होंगी वो तेजस प्रोग्राम से बोरो करी जाएंगी। यानी यहाँ पर कहा जा सकता है कि HLFT-42 काफ़ी हद तक जो मारुत और तेजस का फ्यूज़न है उससे बना है। लेकिन यहाँ पर इसके स्पेसिफिकेशन को लेकर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट बहुत ही ज़्यादा कैपेबल होने वाला है। रिपोर्ट्स की बात माने तो ये एयरक्राफ्ट पहले माना जा रहा था कि इसमें कोई एडवांस इलेक्ट्रॉनिक या एवियोनिक्स हमें देखने को नहीं मिलेंगी, ये एक नॉर्मल एयरक्राफ्ट ट्रेनर एयरक्राफ्ट होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ये सुपीरियर इलेक्ट्रॉनिक्स और एवियोनिक्स के साथ इक्विप होकर आएगा, जहां पर इसमें आपको एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रेडार यानी एसा रेडार देखने को मिलेगा। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये कंफर्म नहीं है कि इसमें गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड रेडार होगा या गैलियम नाइट्राइड बेस्ड, लेकिन जो स्पेसिफिकेशन सामने आए हैं, जो अभी अनुमान सामने आए हैं, उनके हिसाब से इसमें गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड जो एसा रेडार है वो देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट देखने को मिलेंगे। इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम जो कि स्वदेशी तौर पर विकसित किया गया है वो देखने को मिलेगा। देसी फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम देखने को मिलेगा और HAL इसको एक फुल फ्लेज कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के तौर पर बनाएगी, जो कि आगे चल के भारतीय वायुसेना में बड़ी संख्या में हमें देखने को मिलने वाले हैं। इनिशियली अगर हम बात करें इसके इम्पोर्टेंस की तो ये हमारे लिए जो एडवांस स्टेज का ट्रेनर है उसकी भूमिका को निभाएगा। और भारतीय वायुसेना को भी पता है कि हमें इस समय फोर्स मल्टीप्लायर्स की कितनी ज़रूरत है, और ऐसे में ट्रेनर्स हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। हालांकि इस प्रोग्राम में अभी काफ़ी जो हर्डल्स हैं उन्हें हमें पार करना होगा। पहला हर्डल तो ये है कि इंडियन एयरफोर्स को कॉन्फिडेंस में लेना होगा। दूसरा हर्डल हमारे पास इसके इंजन को लेकर है, क्योंकि इनिशियली माना गया था कि ये एयरक्राफ्ट तेजस से साइज में थोड़ा ही बड़ा होगा, लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि 16.5 टन का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है उसके बाद ये कहीं ना कहीं जो हमारा तेजस मार्क 2 है उसका समकक्ष आ जाता है, और इंजन को लेकर जो प्रतिस्पर्धा है अब वो काफ़ी बढ़ जाती है। इनिशियली कहा गया था कि तेजस को या HLFT-42 को कावेरी इंजन से पावर किया जाएगा, और अब यहाँ पर माना जा रहा है कि इसके लिए जो जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन है या तो ये कंसीडर किए जा सकते हैं, या फिर इसके लिए जो रशियन इंजन है जैसे कि AL-31 है वो कंसीडर किए जा सकते हैं। लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर हमें काफ़ी ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न है वो देखने को मिला था, क्योंकि HLFT-42 को इंजन की जब बात होती है
तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया था एक समय, या स्पष्ट नहीं कह सकते बल्कि एक बयान सामने आया था जहाँ पर अधिकारी ने कहा था कि फिलहाल रशियन इंजन यहाँ पर कंसीडर नहीं किए जा रहे हैं। चांसेस ज़्यादा हैं कि ये F414 के साथ ही जाए, लेकिन आने वाले भविष्य में इसके लिए जो दूसरे रिप्लेसमेंट इंजन है वो देखे जा सकते हैं। यानी कि स्वदेश निर्मित जो इंजन है वो हमें एज अ रिप्लेसमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि HLFT-42 हमें तकरीबन 10 से 11 हार्ड पॉइंट्स के साथ देखने को मिलने वाला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एयरक्राफ्ट होगा। और इसके लिए कम से कम हमें 95 से लेकर 100 किलोटन के इंजन की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा रिपोर्ट्स में कहा गया है। और इस कैटेगरी में फ़िलहाल हमें जो F414 इंजन है ये ज़्यादा प्रॉमिसिंग नज़र आता है। हालांकि कावेरी इंजन की जहां तक बात रही तो करंट कॉन्फ़िगरेशन में तो उसका सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो इस एयरक्राफ्ट को पावर करे, क्योंकि ना तो अब ये एयरक्राफ्ट पहले जैसा चल रह गया है और ना ही अभी कावेरी इंजन बन के तैयार है। तो चांसेस हाई हैं कि अगर ये प्रोग्राम आगे बढ़ता है और 2028 से 29 तक हमें ये देखने को मिलता है तो ये एयरक्राफ्ट हमें बेसिकली जो F414 इंजन है उसके साथ ही देखने को मिलेगा, अन्य कोई ऑप्शन इस समय नजर नहीं आ रहा है। सुबह के वीडियो में हमने आपसे बात करी कि कैसे रॉयल नेवी का एक F-35B त्रिवंतपुरम पहुंचता है, उसकी इमरजेंसी लैंडिंग होती है और भारतीय वायुसेना के रडार द्वारा उसको डिटेक्ट किया जाता है। हालांकि वो डिबेट काफी कंट्रोवर्शियल हुई, लेकिन स्पष्ट है कि यहाँ पर क्लियर भी था कि एयरक्राफ्ट नॉन स्टेल्थ मोड में उड़ान भर रहा था, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी इसको ट्रैक करना। लेकिन अनयूजुअल इवेंट हमें तब देखने को मिला जब एयरक्राफ्ट के लैंड होने के बाद F-35 के पायलट ने एयरक्राफ्ट को छोड़ने से ही मना कर दिया। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है, और इसको लेकर लोग बहुत सारे दावे कर रहे थे कि उन्हें डर था कि भारत कहीं वहां पर जो उनके सॉफ्टवेयर है उसका एक्सेस लेने की कोशिश न करे। कुछ लोगों ने तो यहाँ एक कदम आगे बढ़ के ये दावा कर दिया कि टेक्नोलॉजी चोरी होने का डर था, भारत इंस्पेक्शन कर सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इस पर रिपोर्ट है वो सामने आ चुकी है, लेकिन फिर भी ये इवेंट काफ़ी ड्रामेटिक नजर आया। F-35B को लैंड करवाने के बाद भी पायलट ने एयरक्राफ्ट को छोड़ने से मना कर दिया, जबकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उनसे कहा था कि वो टर्मिनल में आए ताकि आगे के जो सिक्योरिटी फॉर्मेलिटीज़ है उनको पूरा किया जा सके। लेकिन वहाँ जो पायलट थे जिनका नाम कैप्टन माइक बताया जा रहा है, उन्होंने फाइटर जेट को छोड़ने से पूरी तरीके से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि पहले जो मैंडेटरी कस्टम और इमिग्रेशन फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा किया जाएगा, तब तक वो एयरक्राफ्ट से दूर नहीं जाएंगे। इवन उनसे ये भी कहा गया कि उनको टर्मिनल बिल्डिंग में स्कॉट किया जाएगा जहाँ पर फर्दर सिक्योरिटी प्रोसीजर्स पूरे किए जाएंगे, लेकिन उन्होंने इससे भी मना कर दिया। उन्होंने एक चेयर की रिक्वेस्ट करी और उनको चेयर प्रोवाइड भी करी गई, और वो खासकर देखे जा सकते थे कि F-35B को रिफ्यूल किया जा रहा है और उसके बगल में चेयर लगाकर वो बैठे भी थे। रिपोर्ट इंगित करती है कि वो इस चीज़ के लिए वहाँ पर कह सकते हैं कि रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जब तक उनको ऑफिशियल के द्वारा कंपनी नहीं किया जाता है, कंप्लीट जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी नहीं हो जाती हैं, वो एयरक्राफ्ट को नहीं छोड़ेंगे। और ऐसा ही हुआ, उन्हें लंबे समय तक वहाँ पर बिठाला गया और जब फॉर्मेलिटीज़ पूरी हुई तब उन्होंने फाइटर जेट को छोड़ा, ऐसा रिपोर्ट में कहा जा रहा है। तो यहाँ पर हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और निसंदेह वो रिस्पेक्ट डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म को नहीं छोड़ा है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, आप इस पर टिप्पणी ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।